Hey guys, my name is Shrikant Mergu. I'm a 99.96 percentile in MBA CT 2020. I'm the co-founder of the Top Percentile, and in this video, I am going to talk about how to understand what exactly is mock analysis. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि मॉक देने के बाद में उसको एनालाइज क्यों करना है, क्या और कैसे करना है, एंड उसमें क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिससे हम अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं. तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप एक मॉक देते हो आज एंड आपको लेट्स से 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स आते हैं, सो योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से एरियाज में वीक जा रहे हो, कौन से एरियाज में आपको इम्प्रूव करना है, एंड व्हाट आर द एरियाज वेयर यू शुड प्रैक्टिस मोर. एंड ये हम ओनली फिगर आउट कर पाते हैं जब हम एक मॉक को प्रॉपरली एनालाइज कर पाते हैं. लेकिन बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि एक मॉक एनालिसिस को करते कैसे है. एंड पीपल जनरली डोंट टेंड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन मॉक एनालिसिस, बस इनकरेक्ट क्वेश्चंस देख के आगे बढ़ जाते हैं. तो इस वीडियो में मैं एक मॉक एनालिसिस ट्रैकर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आप लोग को, जहाँ पे आप एक मॉक देने के बाद में उसमें कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करना है, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसको आपको फिगर आउट करना है, फोकस करना है, आइडेंटिफाई करना है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड उस पे कैसे वर्क करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉक एनालिसिस ट्रैकर विच आई हैव मेड. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक मॉक एनालिसिस हमको करने की जरूरत क्या है. व्हाई डू वी नीड अ मॉक एनालिसिस? सो देयर आर फोर की थिंग्स जो हमको मॉक एनालिसिस करने से समझ में आता है और जिसको हमको इम्प्रूव करना होता है. वन ऑफ दोज इज इम्प्रूविंग योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. अगर आज आप 140 या 120 अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट टारगेट होगा टू गो टू 130, 140 etc. above your current number of attempts. An ideal number of attempts for a 99.99 percentilers would range between 160 to 180 depending upon the mock का difficulty level, right? एंड आफ्टर यू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव योर अटेम्प्ट्स, और कौन से चीज होते हैं जो आपको मॉक एनालिसिस समझ में आता है, इज आपका क्वेश्चन सिलेक्शन. बहुत सारे टाइम क्या होता है कि हम लोग इनकरेक्ट क्वेश्चन में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उसके वजह से हमारा पूरा मॉक का स्कोर गिर जाता है. तो हमको ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन से टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको सीईटी में मैक्सिमम मार्क्स लाना है तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे तो भी आपको 1 मार्क मिलने वाला है, इजी क्वेश्चन करोगे भी तो 1 मार्क मिलेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम सही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं नहीं. और बहुत सारे केसेस में सीईटी में डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाला ही इसीलिए जाता है ताकि आपका स्पीड ब्रेक करे या आपको मजबूर करे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, बट इट could lead you to wasting time etc, right? Third and the important one of the most important thing is your accuracy. अब जितना अटेम्प्ट कर रहे हो आपको उसमें कितना करेक्ट आ रहा है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप 150 मिनट्स लेते हो सीईटी एग्जाम का, उस 150 मिनट्स में आपने कितना टाइम करेक्ट क्वेश्चंस करने में डाला है, कितना टाइम इनकरेक्ट क्वेश्चंस करने में डाला है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी जरूरी है. बिकॉज जिन्होंने इनकरेक्ट क्वेश्चंस करने में सबसे कम टाइम इन्वेस्ट किया है, उन्होंने मोर टाइम इन्वेस्ट किया करेक्ट क्वेश्चंस करने में एंड मोर अटेम्प्ट्स भी इंक्रीज करने में, विच इज अगेन पॉइंट 1 and 2, improving a number of attempts and improving a question selection. इससे आपका accuracy improve होता है. Accuracy improve होने के बाद में fourth most important thing to understand, why do we need mock analysis is your speed. आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट्स में भी सॉल्व कर सकते हो, एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स में भी सॉल्व कर सकते हो. तो अंडरस्टैंड कि आपको उसको क्विकली कैसे सॉल्व करना है, स्पीड अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दैट यू रिक्वायर प्रैक्टिस, राइट? तो अभी अभी हमें पता चल चुका है कि एक मॉक एनालिसिस करने में कौन से 4 इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको पता लगता है एंड किस चीजों पे हमको इम्प्रूव करना है, राइट? अब इनको फिगर आउट करने के लिए हमको ये भी समझना जरूरी है कि कौन से पैरामीटर्स है जिससे हम ये टॉपिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे इम्प्रूविंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो आपको सबसे पहले एनालाइज करना है आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, राइट? उसके बाद में आपको कितने करेक्ट क्वेश्चंस आपने किए हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए एक मॉक देने के बाद में. कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूव कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है इन करेक्ट क्वेश्चंस एज वेल. फिर उसके बाद में कितने आपने क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं और उन इनकरेक्ट क्वेश्चंस में कितने आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है. जब हम ये समझ पाएंगे, इसके बाद ही हम लोग रियलाइज करेंगे कि हमको हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे इंप्रूव करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे इंप्रूव करना है, एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करना है और स्पीड कैसे इंप्रूव करना है, राइट? सो करंटली विद द टाइम अवेलेबल विद अस, तो मैंने एक
रफली एक छोटा सा एक टाइम टेबल बना दिया है। 22 जैन से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे एक मॉक देना 3 दिन में, तब जाके आप अराउंड 15 मॉक्स दे पाओगे बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, विच इज अ गुड नंबर ऑफ मॉक्स। आपको एक्सेसिव मॉक देने की जरूरत नहीं है। हर दिन आप एक मॉक दे दोगे तो भी आपका स्कोर इम्प्रूव होने की गारंटी नहीं है, बिकॉज आप सेम नॉलेज बेस के हिसाब से हर दिन मॉक देते जाओगे तो आपको नॉलेज बेस सेम रहेगा, बट आपको स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा। तो आपको नॉलेज बेस भी इम्प्रूव करना है, आपके कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूव करना है, एंड एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिस करके आपका स्पीड भी इम्प्रूव करना है, तब जाके आपके स्कोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे। तो ये जो प्रोसेस है बेस को इम्प्रूव करना, प्रैक्टिस करके आपके नॉलेज गैप को रिड्यूस करना, प्रैक्टिस करके स्पीड इंप्रूव करना, इसके लिए आपको कुछ टाइम लगेगा, राइट? अब जिस दिन मॉक दोगे उसके नेक्स्ट 1 डे या 2 डेज प्रेफरेबली आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है और उसको आप कैसे इम्प्रूव करोगे। इसीलिए 1 मॉक इन 3 days इज सफिशियंट आई फील for anyone who is preparing for CET examination and scoring in the range of let's say 100 or 140 or whatever. आप 100 to 140 भी दे रहे हो, 1 in 3 days is sufficient. बट इफ यू थिंक योर सिलेबस इज कंप्लीट, आपके ज्यादा एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, आप अराउंड 135 स्कोर कर रहे हो, तो आप 1 मॉक इन 2 days भी दे सकते हो, बट 1 मॉक एवरी डे इज नॉट सजेस्टेड। दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन who I myself had given around 62 mocks, 64 mocks in 31, 32 days, right? I had given 2 mocks in 1 day. मैंने 2 मॉक भी दिया एक दिन में, कुछ कुछ दिनों में 3 मॉक भी दिया है, बट even after that I scored around 99.83, but I realized that मैंने mock analysis ना करके एक साल waste कर दिया। I could have gone into JB a year earlier, but I'm glad I made that mistakes because now I know what is the importance of mock analysis, उसमें क्या क्या important parameters है, which I can share it with you guys. So firstly आप एक mock analysis का table बना लो। आपको कितना स्कोर आ सकता था, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कमिंग टू मॉक देने का, मॉक देने के बाद में आप फर्स्ट मॉक दे दोगे। फर्स्ट मॉक देने के बाद में ये टैब ओपन करके ऑल यू हैव टू सी इज दीज थिंग्स। सबसे पहले एलआर में आपने अराउंड 75 क्वेश्चंस में कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपने स्किप गेस किए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एलआर में लेट्स से इट्स अराउंड 75 क्वेश्चंस, राइट? तो एलआर में हमने अटेम्प्ट किए 40 क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद में हमको देखना है कि हमने स्किप और गेस किए, एलआर में रिमेनिंग कितने हैं, 75 क्वेश्चंस। तो अराउंड मैंने 35 क्वेश्चंस जो है स्किप कर दिए। उसके बाद में नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, मेरा नंबर ऑफ इनकरेक्ट 40 अटेम्प्ट किए, उसमें इनकरेक्ट कितने आए, 10 फॉर एग्जाम्पल, और मेरा स्कोर आएगा वॉट एवर 40 एंड 35 माइनस होने के बाद में जो भी स्कोर है, लेट्स से मेरा स्कोर आया है 35। इस 35 में मेरे 30 जो इनकरेक्ट है, 40 में से 10 जो इनकरेक्ट है वो निकल जाएंगे, और स्किप और गेसेस से भी जो आने वाले वो मिला के मेरा स्कोर आ जाएगा। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपको कितना स्कोर करेक्ट आ रहा है, कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने आप गेस करके छोड़ रहे हो या स्किप कर रहे हो, और कितने आप इनकरेक्ट कर रहे हो। ये अंडरस्टैंड करने के बाद में सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक नोट बनाना है कि ठीक है 40 अटेम्प्ट किए, what could be your ideal number of attempts। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I could have attempted maybe around 50, राइट? इसके बाद में स्किप कर दिया, गेस कर दिया, ये क्वेश्चंस में मैं लिख सकता हूँ कि देयर वर अराउंड 10 इजी क्वेश्चंस जो मुझे स्किप नहीं करना चाहिए था, या फिर मैंने गेस करके उसमें इनकरेक्ट मार्क कर दिया। थोड़ा सा भी अगर एरिया वाइज इंप्रूव कर लेता तो कोई टॉपिक, तो मैं वो भी यहाँ पे नोट कर सकता हूँ। सेकेंडली इनकरेक्ट क्वेश्चंस का भी आप नोट लिख सकते हो, क्यों क्वेश्चन इनकरेक्ट किया आपने, एक्सेस टाइम दे दिया कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को, या फिर आप लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल एलआर में कोडिंग डिकोडिंग वाज डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है? तो यू नीड टू मेक अ नोट फॉर योरसेल्फ कि आपको याद रहे कि आप इस पर्टिकुलर मॉक के एलआर सेक्शन में क्यों गलत गए, आपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस दिया तो क्यों दिया। एंड देन करेक्ट क्वेश्चंस में भी आप नोट लिख सकते हो कि ओके आई कैन इम्प्रूव ऑन पजल्स, ठीक है? ये सब होने के बाद में एक सिली मिस्टेक का भी नोट है। आपने कुछ अगर सिली मिस्टेक्स किए कोई पर्टिकुलर टॉपिक जैसे ब्लड रिलेशन में, डायरेक्शन सेंस में, सिलोजिज्म्स में, यू कैन मेंशन दैट, और यू कैन डायरेक्टली यूज दिस टेबल व्हिच आई हैव पुट इन द साइड
इस टेबल को आप यूज करके इसमें जो इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स है, जो भी आपके टोटल अटेम्प्ट्स है, इनकरेक्ट है करेक्ट है, इसमें है ना, बस आपको क्या करना है, कौन से एरियाज है जो आपने इनकरेक्ट किए है, जहां पे आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट लग रहे हैं, उसको बस यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। या आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ठीक है, मैट्रिक्स में मेरे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट, और कौन सा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यू हैव द लिस्ट ऑफ एंटायर एलआर के टॉपिक्स, इसमें कौन सा है नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग। तो आप लिख सकते हो मैट्रिक्स कोडिंग डिकोडिंग में मुझे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर अगेन ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं और हम लोग एक स्टक हो जाते हैं सोच के कि यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा या फिर इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नो प्रॉब्लम, आप इसको यहाँ पे मेंशन कर दो तो आप नेक्स्ट टाइम अवेयर रहोगे कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक में बिल्कुल भी कम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है और आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो वी कैन टेक अ कॉल लेटर आफ्टर द मॉक एनालिसिस, कैन वी इन्वेस्ट टाइम इन दिस, क्या हमें यहाँ पे टाइम देने की जरूरत है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ले लेंगे रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट अगर आता है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज एन डिफिकल्ट एरिया। Obviously it is easy to solve, it takes more time, but sometimes questions are very difficult। तो हम लोग वो मेंशन कर सकते हैं जस्ट फॉर अ नोट फॉर अस कि हाँ ये एरिया पर्टिकुलरली थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है मेरे लिए, इट नीड स्पेशल अटेंशन। आफ्टर डूइंग दिस आपको क्या करना है, आपको एक आइडिया आ जाएगा आपका एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, एरियाज ऑफ वेरी डिफिकल्ट नोट समझ के कि कौन से टॉपिक्स है जिस पे आपको वर्क करना है। सो फॉर एग्जाम्पल ये 5 टॉपिक्स मैं ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आफ्टर गिविंग द मॉक्स आई रियलाइज्ड कि एलआर में मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, ओके, स्क्वायर अरेंजमेंट एक्सेट्रा, जिसमें मेरे को कम मार्क्स आए और जिसमें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम जाके एक जनरलिस्टिक आइडिया देंगे। मेरे पास 2 डेज है, आज मैंने मॉक दिया, नेक्स्ट 2 डेज आई हैव अवेलेबल विथ मी। तो नेक्स्ट 2 डेज में प्लस आज भी मॉक देने के बाद में अगर टाइम अवेलेबल है तो हम लोग अकॉर्डिंगली मेंशन करेंगे कि ओके 20 to 25 क्वेश्चंस मैं दूंगा या फिर 2 सेक्शनल टेस्ट में दूंगा। तो आफ्टर गिविंग अ मॉक एंड सिमिलरली दिस आप एआर के लिए भी कर सकते हो विच इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल के लिए भी कर सकते हो विच इज वर्बल रीजनिंग, एंड क्यूए के लिए भी कर सकते हो विच इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी। ये सब करने के बाद में आप नंबर ऑफ टॉपिक्स यहाँ पे लिख सकते हो एंड उसके बाद में आपको कितना प्रैक्टिस करना है उसका आप यहाँ पे आइडिया लिख सकते हो। और जो भी आप आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट में लिखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कोडिंग डिकोडिंग, क्वांट्स के लिए मैं लिख दूंगा कि लीनियर इक्वेशंस इज समथिंग वेयर आई नीड टू इम्प्रूव। फिर एब्स्ट्रैक्ट के लिए आई कैन राइट कि मुझे यहाँ पे इम्प्रूव करना है, वर्बल के लिए आई कैन राइट कि मुझे वोकैबुलरी में इम्प्रूव करना है। एंड अगेन इफ आई गो टू माई मॉक टाइम टेबल, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे एक स्नैपशॉट आ जाएगा कि कौन से एरियाज है जहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है, एंड नेक्स्ट 2 डेज आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली, राइट। एंड ओवरऑल मॉक देने के बाद में फॉर एग्जाम्पल इफ आई गेट 115 स्कोर एंड मॉक एनालिसिस के बाद में यू शुड हैव एन आइडिया कि कहाँ कहाँ अगर मैं इंप्रूव करता तो व्हाट इज द पॉसिबल स्कोर इन मॉक्स। मे बी मुझे इस मॉक में 125 आते बट मुझे आया है 150। to have an idea about the possible score is also important because you need to understand कि आपको डे टू डे बेसिस पे, मॉक टू मॉक बेसिस पे कितना इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। at the end of your analysis, at the end of your preparation phase, ये दोनों का गैप बहुत कम होना चाहिए। अगर आपको स्कोर आ रहा है 130 तो आपका पॉसिबल स्कोर भी 130 होना चाहिए, फिर जितना कम हो सकता है उतना क्लोज लाने का आपको कोशिश करना है, राइट। सो अगेन आई विल वॉक यू थ्रू इन सिंपल टर्म्स, मॉक एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्यों है और मॉक एनालिसिस से होता क्या है। मॉक एनालिसिस से होता है आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंप्रूव, क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव होता है, एक्यूरेसी इंप्रूव होता है, स्पीड इंप्रूव होता है, राइट। और इनको इंप्रूव करने के लिए क्या करना है उसके बारे में हमको आइडिया आता है। पैरामीटर्स क्या है मॉक एनालिसिस के लिए, अगेन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, उसमें करेक्ट कितने थे, उसमें इनकरेक्ट कितने थे, और जो करेक्ट थे उस करेक्ट में और आप कितना इंप्रूव कर सकते हो, और जो इनकरेक्ट है उसमें और आप कितना इंप्रूव कर सकते हो। देन यू गो टू योर मॉक, यू डू योर एनालिसिस फॉर ईच सेक्शन, यू राइट कि हाँ मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं, इसमें मेरा नोट क्या है, वेयर कुड आई हैव बीन इम्प्रूव। ये जो नोट के पॉइंट्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग एक मॉक एनालिसिस करने के टाइम पे बस दिमाग में सोचते हैं कि अरे यार ये तो मिस हो गया, अरे यार ये तो बहुत इजी था, बट वी डोंट हैव अ ट्रैक ऑफ व्हाट वेयर वी वेंट रॉन्ग। एक मॉक देने के बाद में आप 2 दिन बाद दूसरे मॉक को दोगे तो आप भूल जाओगे कि आपने फर्स्ट मॉक में कौन से चीजों को दिमाग में रखे थे, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ
key points which you understand after giving a mock, और वो points अगर हम लोग लिखेंगे नहीं या हम लोग को एक दिमाग में रहेगा नहीं, तो अब वो दिमाग से छूट जाएगा, and your preparation will not have a proper strategy or a path to it. So in order to get all those in one place, मैंने एक mock analysis tracker बनाया है, आप इसको utilize कर सकते हो. I would suggest personally कि आप 5 mocks के लिए, at least 5 mocks के लिए ये tracker properly use करो. Even if you're scoring 60s, 70s or 80s, or even if you're scoring 120, 130, for both kinds of students, this is a very, very important tracker because you have a direct snapshot. आपके खुद के words में आप लिख सकते हो कि आपको कौन से जगह पे improve करना है, and you can make a timetable of sorts कि हाँ ठीक है, ये mock देने के बाद में मुझे realize हुआ कि ये सारे topics में मुझे improvement देनी है, and you can make a list of that. कितने क्वेश्चंस करने हो टारगेट करने के बाद में मॉक टाइम टेबल पे जाके आप प्रैक्टिस किया कि नहीं, उसके बारे में आप यहाँ पे आप नोट लिख सकते हो. Similarly, after you finish that, you can go to the second mock. So it's very simple, but it's going to take a lot of time. अगर आप देखोगे सिर्फ ये एक चीज को फिल करने के लिए आपको anywhere around half an hour भी लग सकता है सिर्फ एक बॉक्स को फिल करने के लिए. और you it could more than half an hour भी लग सकता है, 20 minutes भी लग सकता है, right? So even if we take half an hour, तो हमको पूरा एक प्रॉपर मॉक एनालाइज करने के लिए अराउंड 2 hours लगता है. एंड इफ यू आस्क एनी 99.99 परसेंटाइलर कि आप मॉक एनालिसिस में कितना टाइम स्पेंड करते हो, हर किसी का आंसर वुड बी एटलीस्ट मोर देन 2 hours, मे बी 4 hours ऑल्सो. सो इफ यू एटलीस्ट डू दिस फॉर 5 mocks, spend 2 hours each, and make this sheet, fill this sheet. Also work on the areas of improvement. उसमें भी आपको वर्क करने की जरूरत है. शीट फिल करके आपको डायरेक्टली इंप्रूव तो नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना है. इस शीट से आपको बस दिखेगा कि आपको कौन से एरियाज है जहाँ पे इंप्रूव करना है सेक्शन बाय सेक्शन, एंड उसमें आपको कितना प्रैक्टिस करने की जरूरत है. So once again, a really, really important pointer for students who are preparing for CET, with the number of days which you have in your hand, go through this mock analysis tracker, use this mock analysis tracker for at least 5 mocks, and reap the benefits out of it. Apart from this, just wanted to let you know that we are also launching discounts on our courses. You can go and check out on our website. We have slashed down the prices to make it more affordable to students. The top percentile course has everything required for a person to crack a 99.99 percentile. एंड इसके अलावा हम लोग इस वीकेंड से मास्टर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं. मास्टर क्लास एक ऐसा सेशन होगा जहाँ पे एक करंट जेबीआईएमएस स्टूडेंट या प्रीवियस जेबीआईएमएस स्टूडेंट्स आके आपको एवरी टॉपिक के ऊपर 2 hours का सेशन लेके समझाएंगे कि इस सेशन में उस सेक्शन में वो लोग ने कैसे इम्प्रूव किया, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप कैसे आपका क्वांट्स या आप कैसे आपका वर्बल या सेक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हो. So starting this week, we will be having a master class. We will be having JB town hall sessions, and master class will also be recorded and uploaded on our top percentile, on your top percentile account. आप वहाँ पे जाके check out कर सकते हो. तो if you haven't yet bought our course, I would highly suggest that you go ahead and buy our course now. Uh, so this is it from my side. Please utilize this mock analysis. Let us know in the comment section below that you liked it, or how it helped you improving in your score. And at the same time, I'm providing link in description. एक Excel का link होगा, Google Sheets का link होगा, जिसको आप open करके इस sheet को download कर सकते हो. You don't need to ask for a request access. You just download it on your system, and then you can start filling and go ahead with the mock analysis tracker. Thank you for watching the video. I'll see you again in the next one.